Let's start our reading. So, what we are discussing today is essentially this particular reading, recent social security initiatives in India. Now, अगर आप ये reading देखो, so I had already introduced this reading to you earlier, but I'm going to briefly introduce this again. So, what we are going to talk about in this particular reading are 5 particular schemes. तो 5 schemes कौन कौन सी हैं, and in general क्या कहते हैं, हम जो सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में भी डिस्कशन करते हैं. सो वी आर टॉकिंग अबाउट 5 मेजर थिंग्स. एक हम स्कूल मील्स वी सी थ्रू मिड डे मील्स. So midday meals is a kind of a reflective of how many school children are getting food. So nutritional outcome देता है ये आपको कि हम न्यूट्रिशन बच्चों को प्रोवाइड कर पा रहे हैं. देन ICD, ये चाइल्ड केयर सर्विसेज के लिए वी हैव दिस स्कीम कॉल्ड ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम. 1975 से स्कीम चल रही है इंडिया के अंदर. अब इसमें हम 0 to 6 ईयर्स के बच्चों को उनका बेसिकली मदर्स को भी देखते हैं. अब तो मदर्स को इनफैक्ट एंड 0 to 6 ईयर्स के बच्चों को हम देखते हैं कि उनको सही तरीके से उनको न्यूट्रिशन दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा. बिकॉज रिमेंबर, मिड डे मील आपका आता है जब आपकी स्कूलिंग शुरू हो जाती है. सो दिस इज काइंड ऑफ लिंक टू राइट टू एजुकेशन. तो बट उससे पहले का जो आपके फॉर्मेटिव ईयर्स हैं उसमें आपका न्यूट्रिशन, उसमें आपका हेल्थ ठीक है या नहीं है, मदर का हेल्थ ठीक है या नहीं है, ऑल दैट इज टेकन केयर ऑफ बाय द ICDS स्कीम. देन यू हैव एम्प्लॉयमेंट गारंटी के लिए हम NREGA स्कीम देखेंगे. एंड हम देन फूड सब्सिडीज देखेंगे. फूड सब्सिडीज के लिए हम यूजली PDS देखते थे पहले, जिसको हम PDS या टारगेटेड PDS बोलते थे, और उसके बाद फिर आ गया यूनिवर्सल फूड कवरेज बेसिकली थ्रू नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. एंड आज की डेट में व्हेन यू आर राइटिंग योर आंसर्स तो यू विल हैव टू राइट कि इसके बाद भी अपडेट हुआ है. अपडेट किस चीज़ में हुआ है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के फॉर्म में ये अपडेट और हुआ है. सो दिस इज हाउ दी स्कीम्स हैव बीन रनिंग. एंड देन सोशल सिक्योरिटी के लिए हमारे इस रीडिंग के अंदर जो बात की जाएगी दैट विल बी प्राइमरी नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम. नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम में पेंशन दी जाती है बेसिकली. कुछ स्मॉल सम दिया जाता है 500 to 800 रुपीज टू विडोज, टू हैंडीकैप पीपल एंड टू ओल्ड. तो इन सबको हम पैसे देते हैं पर मंथ so that they can sustain at least a nominal kind of a lifestyle, अगर वो लाइफ अपनी जी सकते हैं. तो ये बेसिकली सोशल सिक्योरिटी मेजर्स हैं at the bottom of the pyramid. And Professor John Drees and Ritika Khera, with whom I have had the privilege of working in the inception, in the initiation phase of NREGA, तो उन्होंने आर्टिकल लिखा है और उसमें वो एक एक करके इन सारी स्कीम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. नाउ these schemes are very important, although सिर्फ यही स्कीम्स नहीं है इंडिया में, बहुत सारी और स्कीम्स है. बट why are these schemes so important? These schemes are so important because they are more or less, एक तो हम बहुत ज़्यादा स्पेंड इसमें इन सारी स्कीम्स पे करते हैं, तो पर्सपेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिचर की वजह से ये स्कीम सारी इंपॉर्टेंट हो जाती है. दूसरा, फ्रॉम डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, these schemes are important because they provide something called as basic entitlements. ये बेसिक राइट्स हैं जो किसी भी सिटीजन को मिलने चाहिए. राइट टू फूड, राइट टू न्यूट्रिशन, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू सोशल सिक्योरिटी. ये बेसिक नॉर्म्स हैं जो किसी भी अगर आप मॉडर्न स्टेट के बारे में बात करो, मॉडर्न डेमोक्रेसी के बारे में बात करो, तो उसको ये सारी की सारी फंक्शंस जो हैं वो पूरे करने चाहिए. दीज आर काइंड ऑफ कोर फंक्शंस ऑफ द स्टेट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. तो इनके बारे में, एंड जब आप बात करते हो, वो एक डिबेट चलती है आज की डेट में रेवड़ी कल्चर के बारे में. अगर आपने सुना हो, रेवड़ी कल्चर की डिबेट सुनी है फोक्स? यस नो, क्वेश्चन आंसर में हैंड रेज करके. किसी को पता है रेवड़ी कल्चर की डिबेट क्या है? कोई जानता है रेवड़ी कल्चर? is about freebies, right? It is about freebies. Yes, it is about freebies. So if you talk about this रेवड़ी कल्चर, अगर आप इसके बारे में आप बात करो तो आजकल एक डिबेट चली हुई है बिटवीन कांग्रेस, स्पेशली आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में एक पूरी डिबेट चल रही है कि रेवड़ी कल्चर क्या है. आप कह रहे हो कि हम 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी के देंगे, आप कह रहे हो कि हम आके ओल्ड पेंशन स्कीम ले आएंगे. तो ये बात हो रही है कि ये बेसिक एंटाइटलमेंट्स है या नहीं है, और किसको डिसाइड करना चाहिए
कि ये आप दे भी सकते हो नहीं दे सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ, यू शुड रीड अबाउट हाउ दीज राजपक्सा केम टू पावर इन श्रीलंका. they completely destroyed their economy in the hunger of coming to power. तो सेम ऐसा नहीं होना चाहिए कि जस्ट बिकॉज यू वांट टू कम टू पावर आप कुछ भी प्रॉमिस कर दो एंड उसके बेसिस पे आप इलेक्ट हो जाओ. क्योंकि क्या आपका स्टेट फाइनेंशियली आप उसको देख सकता है कि वो फाइनेंशियली अफोर्ड भी कर सकता है, नहीं कर सकता. दिल्ली जैसे स्टेट बहुत चीज़ें अफोर्ड कर सकता है बिकॉज अ वेरी रिच स्टेट. इट डज नॉट हैव टू पे फॉर पुलिस फॉर एग्जाम्पल, जो बहुत मेजर खर्चा है. But a lot of states like Punjab, like Gujarat are already down under. तो I mean you have to think about fiscal terms. तो हम उस डिबेट के अंदर भी हम बात करते हैं कि कौन सी गुड सब्सिडीज हैं, कौन सी अच्छी सब्सिडीज नहीं है. प्रॉब्ली वी कैन सप्लीमेंट इट विद समथिंग एल्स और सप्लांट इट विद समथिंग एल्स. सो ये हम बात करते हैं क्या कहते हैं इसके अंदर बेसिक एंटाइटलमेंट्स की, कौन सी सब्सिडीज सरकार को देनी चाहिए और कौन सी नहीं देनी चाहिए. सो विल एक्सप्लेन देम that what is the contribution that they have done to human well-being. And then despite its recent expansion, बहुत सारी इन सब में recent expansion बहुत तेजी से हुआ है. And apart from that इनके अंदर एक और चीज़ हुई है कि इनको mostly these schemes have been become legal rights. अब legal rights होने के हम positives देखेंगे क्या होते हैं. So लीगल राइट होने की वजह से उनका एफर्ट जो है और भी ज़्यादा बढ़ा है. बट स्टिल व्हेन यू कंपेयर इट टू इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव दे स्टिल अ लिटिल शॉर्ट इन टर्म्स ऑफ इट्स रीच. एंड देयर इज दिस आर्ग्यूमेंट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन वर्सेस टारगेटिंग एंड वैल्यू ऑफ राइट्स अप्रोच फॉर सोशल सिक्योरिटी. लेट्स सी दिस. तो अब इंडिया में क्या है, इंडिया में सोशल सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर इंडिया का आप वर्कफोर्स देखोगे, वर्कफोर्स आर दोज पीपल who are between the age group of 15 to 59 and who are working. ये आपका वर्कफोर्स होता है. तो इंडिया का वर्कफोर्स इज समवेयर अराउंड 39-38% के अराउंड चलता है. तो ये जो वर्कफोर्स है इंडिया का, इसके अंदर अनऑर्गेनाइज्ड जो वर्कफोर्स है वो बहुत ही बड़ा है. टोटल इंडिया के अंदर आई टॉट यू इन द प्रीवियस रीडिंग इट्स समवेयर अराउंड 470 मिलियन पीपल हु वर्क. बेसिकली हम कह रहे हैं 47 करोड़ लोग इंडिया में काम करते हैं. अब इस 47 करोड़ के 91%, इनफैक्ट 91% जो लोग हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं. सो इट्स अ मेजर चंक जो क्या कहते हैं जो हमारा काम कर रहा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में. अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो लोग हैं जहां पर 10 लोग से ज़्यादा कम काम करते हैं. एंड एक और क्लासिफिकेशन होता है इनफॉर्मल सेक्टर, जहां पर आपके लेबर लॉज नहीं यूजली अप्लाई होते हैं. सो इंडिया के अंदर इनफैक्ट 85-86% ऑफ द वर्कफोर्स इज अनऑर्गेनाइज्ड एंड इनफॉर्मल सेक्टर में. अब जब यह छोटे जब आप कम लोगों के साथ काम कर रहे हो, अकेले काम कर रहे हो, या कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल थिंक अबाउट योर ऊबर ड्राइवर, थिंक अबाउट योर स्विगी का जो डिलीवरी पर्सन है, ओला का जो ड्राइवर है, या जेप्टो हो गया या जोमेटो हो गया. ये लोग सारे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर आते हैं. अनऑर्गेनाइज सेक्टर इसलिए आते हैं क्योंकि और सेक्टर तो हो सकता है ऑर्गेनाइज्ड हो, बट इन जनरल इनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी राइट्स नहीं होते हैं. सो जिसको हम कहते हैं गिग इकोनॉमी. बट अगर आप 50% इंडिया का वर्कफोर्स देखो तो वो तो एग्रीकल्चर में वो लोग ना तो उनके पास ना तो वो मास लेवल पे काम कर रहे हैं कि 10 लोग से ज़्यादा काम कर रहे हो, और ना ही इनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी है. सो इंडिया के मेजर जो वर्कर्स हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर है जहां पर कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है. एंड देयरफॉर वी नीड टू थिंक अबाउट दी सोशल सिक्योरिटीज फॉर दिस एंटायर पॉपुलेशन. तो इंडिया के ये जो 5 मेजर प्रोग्राम्स है जो मैंने आपको बताया कि स्कूल मील्स, मिड डे मील, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, एनआरईजीए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सोशल पेंशन स्कीम. जो सोशल पेंशन स्कीम मैंने आपको बताया कि फॉर एल्डरली, फॉर विडोज एंड फॉर डिसेबल्ड, दिस इज कॉल्ड एज नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम. So and we are talking about these schemes because these 5 schemes take the bulk of the public expenditure on social protection. Now पहले क्या होता था, पहले हमारी कोई भी स्कीम होती थी तो उसके लिए we used to have this artificial targeted line which was called as the poverty line. अब पॉवर्टी लाइन के ऊपर और पॉवर्टी लाइन के नीचे जो होता था हम डिस्क्रिमिनेट करते थे कि ये जो APL हैं इनको एक्सेस नहीं मिलेगा और BPL जो है उनको एक्सेस मिल जाएगा. बट प्रॉब्लम क्या था कि ये पॉवर्टी लाइन भी बड़ी लूजली डिफाइंड होती थी. जस्ट बिकॉज कि वो पॉवर्टी लाइन सपोज ये है, अब कोई इंसान यहाँ पर है उसका ये थोड़ा ना मतलब है कि आप उसको एंटाइटलमेंट नहीं दोगे. क्योंकि कोई भी हेल्थ इवेंट आ जाए, फॉर एग्जाम्पल कोविड आ गया,
कोविड की वजह से जो भी पॉवर्टी लाइन के ऊपर थे लोग वो इमीडिएटली नीचे आ जाएंगे, बिकॉज एकदम से हेल्थ एक्सपेंडिचर होगा, आपकी इनकम्स एकदम से गिर जाएंगी. सो पॉवर्टी लाइन जो है इट्स एन आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट which cannot define the access to services which the government is supposed to do. So therefore हम क्या करते हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स हैं, उनके थ्रू हमने पॉवर्टी लाइन का जो ये आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन था ये खत्म किया. हमने कहा कि ये सारी जो स्कीम्स को जो एक्सेस मिलेगा ये एक ब्रॉड लेवल पे ज़्यादा लोगों को मिलेगा. तो हमने एक सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस किया था 2011 में, और यूजुअली इसके बेसिस के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि किसको हम सर्विसेज देंगे किसको नहीं देंगे. और इसके अकॉर्डिंग टू दिस ओनली 70% ऑफ इंडियन 67% ऑफ इंडियन गेट्स दिस फूड ऑफ 25 kgs अंडर दिस PDS सिस्टम. ठीक है, या नेशनल फैमिली नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. तो उसके अंदर 67% लोगों को खाना मिल रहा है. तो वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि अगर पॉवर्टी देखोगे तो पॉवर्टी तो हमारी आज की डेट में 15-16% है, बट हम 67% लोगों को खाना दे रहे हैं, तो उसका कुछ लेवल, कुछ उसका जो मेट्रिक है वो कुछ और है ना. और सिमिलरली हमने इसी तरीके से बाकी स्कीम्स का भी एक्सटेंड किया है. देन वी विल ऑल्सो कंपेयर स्टेट्स, एंड हम 8 रेफरेंस स्टेट्स लेंगे, और इन 8 रेफरेंस स्टेट जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे. हम देखेंगे कि 2 तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश का जो रिकॉर्ड है फॉर दीज पब्लिक सर्विसेज सोशल इंडिकेटर्स ये हमेशा अच्छा रहा है, और इक्विटेबल प्रोविजनिंग हुई है. मतलब दैट मीन्स सोसाइटी में हर किसी को मिल रहा है. कुछ पुअर स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल बिहार, झारखंड एंड उत्तर प्रदेश, जहाँ पर ऑपोजिट रिकॉर्ड्स हैं. बहुत ज़्यादा करप्शन है, गवर्नेंस बहुत पुअर है, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा सर्विसेज का एक्सेस है, बाकी लोगों को बहुत कम है, एंड इनके सोशल इंडिकेटर्स भी पुअर है. एंड देन देयर आर सर्टन स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड राजस्थान विच आर इम्प्रूविंग स्टेट्स, जिनका रिकॉर्ड तो पुअर है बट वो इम्प्रूव कर रहे हैं. देन अब सबसे पहले हम बात करेंगे राइट्स अप्रोच की. Now, what is this rights approach? Now, the government came up with this rights-based approach. अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इन सारी स्कीम्स को, इन सारी सोशल सेक्टर स्कीम्स को लीगल, कईयों को, नॉट टू ऑल, लीगल राइट बना दिया. अब लीगल राइट बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इफ़ यू मेक एनी पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल हमने NREG को लीगल राइट बना दिया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को लीगल राइट बना दिया. तो NREGA is a legal right now. It's because of a statute. It's because of a act of the parliament that this particular scheme has come. Similarly, National Food Security Act. तो अब इनसे क्या हुआ, आपने एक लीगल इंटाइटलमेंट दे दिया लोगों को. अब लोगों का राइट है टू सीक एम्प्लॉयमेंट, अब लोगों का राइट है टू सीक फूड, एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड दिस. If it is not able to provide for it, then it is legally liable. तो ये कुछ कॉम्पनसेशन देना होगा. अगर मुझे मेरा हक है लेने का और मुझे आप नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, तो मैं लीगली चैलेंज कर सकता हूं, और फिर उसके बदले में मुझे कॉम्पनसेशन भी मिल सकता है. सो दिस इज वेयर देयर इज अ पैराडाइम शिफ्ट. इंस्टेड ऑफ हैविंग अ स्टेट विच इज फिलैंथ्रोपिक, विच सेज कि अच्छा ठीक है यार, मैं स्टेट हूं, मैं बड़ा हूं, तुम मेरे सब्जेक्ट्स हो, तुम मेरे सिटीजन्स हो, मैं तुम्हें ये फ्री में खाना दे रहा हूं, employment दे रहा हूँ. This is not because I am being fair as an individual and I'm being fair as I'm being a benevolent government. तो वो वाला जो पर्सपेक्टिव वो शिफ्ट हो गया. तो शिफ्ट, there is a marked shift of power from the government side to the people. Now people have this agency to demand work, and the government has the responsibility to provide for it. So there is this paradigm shift that has happened in terms of the governance because of these schemes. इसी को बोलते हैं हम rights based approach. We call this as rights based approach. And in civil services I usually teach that this rights based approach had its philosophy being set after 2004. So 2004 के बाद ये rights based approach build होना शुरू हुआ. Now अब इसका फायदा एक और होता है, वो ये होता है कि सपोज लेट्स से NREGA. अब NREGA का केस के अंदर the BJP government when it was in opposition used to criticize this scheme a lot. ठीक है, but if you see now there are a lot of laurels that are put along with NREGA कि अच्छा this is a very good scheme. कोविड के टाइम पे ये स्कीम ने हमें बहुत ज़्यादा बचाया है, बिकॉज लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करी है जो लोग रिवर्स माइग्रेशन से आए थे. So there is now a lot of value that is even seen in NDA quarters कि अच्छा ही बहुत अच्छी स्कीम है.
बट अगर ये लीगल स्कीम नहीं होती तो क्या होता, आते के साथ ही सबसे पहले गवर्नमेंट हो सकता है NDA 1 के टाइम पे ये स्कीम हटा दी जाती। बट बिकॉज इसमें एक स्टैट्यूट बिल्ट है, there is this law that has been built around it, it is not easy to revoke it। तो आपको पहले पूरा का पूरा लॉ को या तो अमेंड करना पड़ेगा या उस लॉ को पूरा का पूरा हटाना पड़ेगा, तब आप जाके इस स्कीम को हटा पाओगे। so which is difficult and that requires a lot of public consultation। so therefore आपका जो political जो flip flops होते हैं वो आपसे बचा लेगा। a similar thing that I could probably suggest it, अगर एक फिस्कल काउंसिल हो, जैसे हमारी मॉनेटरी काउंसिल होती है वैसे ही एक फिस्कल काउंसिल हो जो बताए कि स्टेट को कितना खर्चा करना है, कितना एक्सपेंडिचर करना है, उसके बेसिस पे कोई गवर्नमेंट प्रॉमिस कर सकती है कि मैं किस बेसिस पे पावर में आऊंगी और किस बेसिस पे पावर में नहीं आ सकती। तो फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट कहती है पावर में आने के लिए कहती है कि मैं हर किसी को 50,000 रुपए दूंगा, मुझे वोट कर दो, मैं आपको इमीडिएटली आते के साथ ही 50,000 रुपए दूंगा। दिस फिस्कल काउंसिल कैन काउंटर इट एंड से दैट दिस इज नॉट पॉसिबल, यू डू नॉट हैव द रेवेन्यूज फॉर दैट। तो इसीलिए जो मैं आपको बता रहा था कि अल्टीमेटली हमें ये देखना है कि आप वो चीज़ें अफोर्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। सो अब इसीलिए हम गवर्नेंस के अंदर हम ये चाहते हैं कि कॉन्टिन्यूटी हो, और उस कॉन्टिन्यूटी के लिए ये हेल्प करता है कि इफ स्कीम्स आर बिल्ट इन विद सम काइंड ऑफ लेजिस्लेशन अराउंड इट, तो बेटर एक उसको स्टेबिलिटी मिलती है कि एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट आके उसको हटा नहीं देगी। तो ये यहाँ पर पूरा वो सारे सोशल सिक्योरिटी नॉर्म्स और उसके बारे में सब लिखा हुआ है कि किस किस तरीके से आया, और हाउ दी सोशल सिक्योरिटीज ऑल्सो हेल्प टू सिक्योर बेसिक एंटाइटलमेंट्स एज वेल एज एक DPSP होता है। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखोगे, जो लोग पॉलिटी पढ़ोगे या लॉ के एंट्रेंस के लिए पढ़ोगे, पार्ट 3 टॉक्स अबाउट फंडामेंटल राइट्स। देन यू हैव पार्ट 4 विच इज फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 4A is fundamental duties, then part 4 is DPSP and 4A is fundamental duties। तो ये DPSPs क्या होते हैं? DPSP होता है कि एक स्टेट को क्या करना चाहिए आइडियली, ठीक है। इट काइंड ऑफ गिव्स यू कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अ स्टेट। ये तो है वो राइट्स जो स्टेट ने आपको दिए हैं या कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दिए हैं, और ये वो हैं जो हर स्टेट से गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेड है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है कि आपसे एक्सपेक्टेड है ये सारी चीजें। For example, promote equality between men and women. You should promote scientific temper. You should kind of your national monuments. You should have reverence for that as well. So ये कई सारी चीजें हैं जो it is expected out of you. So ये सारी DPSPs में given होती हैं। तो उसके अंदर बेसिक एंटाइटलमेंट्स भी यहाँ पर गिवन है, हम उसको भी प्रमोट करते हैं थ्रू these programs। then expansion of these programs देखोगे तो expansion of these program you can see that mid day meals जो है वो 6 to 14 years में है, क्योंकि ये स्कूल जाते हुए बच्चों के हैं, और number of children who are enrolled in government schools have also increased and all children have also increased। so expansion हुआ है मिड डे मील्स की वजह से, expansion बहुत ज़्यादा हुआ है। सिमिलरली एज आई टोल्ड यू कि ICDS जो होता है वो 0 to 6 years के बीच में होता है, तो प्रेग्नेंट वुमेन का जो एक्सेस है वो भी बढ़ा है एंड यंग चिल्ड्रन का एक्सेस है वो भी बढ़ा है। सो एक्सेस तो बढ़ रहा है, बट इफ यू कैन स्टिल सी देयर इज अ ह्यूज शॉर्टफॉल। अगर आप 2011-12 से ही कंपेयर करो तो बहुत ज़्यादा शॉर्टफॉल है अभी 200%। सिमिलरली proportion of people who had worked in NREG or similar public work in 12 months अब काफ़ी बढ़ गया है। देन NRE ये PDS का जो शेयर है वो भी बढ़ गया है, सोशल सिक्योरिटी जो है वो भी बढ़ गई है। सो ऑल ऑफ दीज शो दैट देयर हैज़ बीन अ मैसिव एक्सपेंशन in the social sector initiatives। Now legal rights जो मैं आपको बता रहा था कि legal rights जो होते हैं वो important क्यों होते हैं in 3 ways। first कि it can be defended in the court, second जो है कि it lays down clear responsibilities of the government to hold them accountable, and third it gives legal rights influence public perception and social norms। it also creates a norm of transparency in public administration, क्योंकि legal right है आपका तो आप ट्रांसपेरेंसी भी करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको कोई भी चीज़ कॉलेज की पता करनी है, या कोई भी चीज़ आपको लग रहा है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन सरकार नहीं दे रही है, उसके लिए आप RTI फाइल कर दीजिए। RTI फाइल कर दीजिए, आपको 15 दिन में रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अगर रिस्पॉन्स आपके लिए ठीक ना हो तो आप पैलेट बॉडी में चले। तो वो ट्रांसपेरेंसी का जो कल्चर है उसको बहुत प्रमोट करता है RTI, और ये लीगल राइट्स एज वेल। सो बट लीगल राइट्स इन दी एंड थोड़ा सा लूज भी है इंडिया में,
क्योंकि इंडिया में केसेस इतने हैं, 4 करोड़ केसेस इंडिया में पेंडिंग है, आपका एक और केस आ जाएगा तो, और अगर आप गरीब हो तो आप कह रहे हो कि अब गरीब भी हूँ और मैं केस भी लड़ूंगा, तो दोनों चीज़ें तो पैराडॉक्सिकल हैं. तो a lot of these rights are on paper but hardly implemented, but still the fact that it's a right in itself gives a huge weightage to and kind of gives a moral responsibility to the government to implement it properly. Then targeting, universalization and self-selection. I'll just take a folks, I'll be back in 2 minutes. Okay folks, now targeting, यूनिवर्सलाइजेशन एंड सेल्फ सिलेक्शन. अब ये सेकंड सेक्शन है, इसके अंदर हम बात करेंगे कि व्हाट इज टारगेटिंग एंड व्हाट इज द सेल्फ सिलेक्शन. नाउ राइट्स जो बेस्ड अप्रोच है, इसके अंदर एक है कि किसको आइडेंटिफाई करें कि कौन एलिजिबल होना चाहिए और कौन एलिजिबल नहीं होना चाहिए. तो अब अगर आप एपीएल और बीपीएल के बेसिस पर, जैसे आप पहले करते थे कि बिलो बीपीएल वाली एलिजिबल विडोज होती थी और एपीएल से ऊपर वाली जो है वो एलिजिबल नहीं होती थी, तो इसमें क्या होता है, कई बार इंक्लूजन और एक्सक्लूजन एरर होता है. सपोज ये मेरी पॉवर्टी लाइन है, कोई इंसान यहाँ पर है, वो अबव वो हो गया, एपीएल हो गया और ये बीपीएल हो गया. हो सकता है आप इसको सर्विस दे दो, इसको आप वो दे दो, क्या कहते हैं, यू गिव entitlements to this particular person, तो इसको बोलेंगे हम इंक्लूजन एरर. दिस विल बी इंक्लूजन एरर. और ये इंसान जिसको मिलनी चाहिए थी उसको आप नहीं दे पा रहे हो, तो उसको आप बोलोगे एक्सक्लूजन एरर. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज मोर क्रिमिनल, इंक्लूजन एरर की एक्सक्लूजन एरर? समझ में आया इंक्लूजन और एक्सक्लूजन एरर? जस्ट अ सेकंड folks. हेलो. ओके folks, so sorry, I will keep getting calls because of admissions today. नाउ सो एक्सक्लूजन एरर जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आप जिसको प्रोवाइड किया जाना चाहिए था आप उसी को प्रोवाइड नहीं कर रहे हो. सो दिस इज व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड हियर. एंड इन राइट्स अप्रोच, एक्सक्लूजन एरर आर अ मेजर कंसर्न, ये जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है. और इसीलिए हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सलाइजेशन करनी चाहिए. बट यूनिवर्सलाइजेशन का एक प्रॉब्लम है कि अगर आपने यूनिवर्सलाइजेशन कर दी तो आपके पास इतने फाइनेंसेस हैं कि नहीं है. तो हमने एक बार एक हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे अरविंद सुब्रमण्यन, जिनका आप एक रीडिंग पढ़ोगे नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर, वो कहते थे कि एक यूनिवर्सल क्या कहते हैं, यूनिवर्सल बेसिक इनकम होनी चाहिए, यूबीआई का कंसेप्ट उन्होंने बोला था कि सबको 5,000 रुपये दे दो और बाकी सारी स्कीम हटा दो. बट प्रॉब्लम इस कि सबको 5,000 रुपये देना पॉसिबल है कि नहीं, आपके पास इतने पैसे हैं, फाइनेंसेस हैं, आप इतना फिस्कल डेफिसिट रन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, और क्या उसका जो यूजेज होगा वो बेटर होगा एज कम्पेयर टू अभी जिस तरीके से आप यूज कर रहे हो. सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. सो बट आइडियली बीपीएल के बेसिस पे आइडेंटिफाई करना थोड़ा गलत है, क्योंकि हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो थोड़े से खराब हैं, एंड उसकी वजह से इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है. और उसका एक एग्जांपल है कि हमारे कुछ सर्वेज हुए थे, उसमें दिखाया था कि अराउंड हाफ ऑफ द पुअर हाउस होल्ड्स, उनके पास बीपीएल कार्ड ही नहीं था 2005 में. तो मतलब दैट मीन्स जो लोग एक्चुअली पुअर हैं, सो सपोज 100 लोग पुअर हैं, तो उन 100 लोगों में से 50 लोगों के पास तो बीपीएल कार्ड ही नहीं है. और अगर बीपीएल कार्ड नहीं है तो इनको ये एक्सक्लूड हो जाएंगे, तो एक्सक्लूजन एरर बहुत ज़्यादा होगा. तो इसीलिए कई बार यूनिवर्सलाइजेशन की बात करते हैं. देन तो अनदर आर्ग्यूमेंट फॉर यूनिवर्सलाइजेशन इज टारगेटिंग इज डिविजिव, कि किस बेसिस के ऊपर आप इसको डिवाइड करोगे. बट एज आई टोल्ड यू कि यूनिवर्सलाइजेशन टेंड्स टू बी एक्सपेंसिव, क्योंकि उसकी वजह से कवरेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. एंड इन इंडिया, जैसे खेरा और रेस ने बताया कि 1/3 ऑफ ऑल रूरल हाउस होल्ड इज बिलोंग्स टू द बीपीएल. So essentially universalization will be 3 times as expensive as BPL targeting. But there is what can happen is something called, जिसको हम गेम थ्योरी के अंदर भी बोलते हैं और कई बार हम जनरल भी बोलते हैं, सेल्फ सिलेक्शन. नाउ सेल्फ सिलेक्शन क्या है? हम इसेंशियली क्या कह रहे हैं? हम इसेंशियली कह रहे हैं कि जब हम पीडीएस, सपोज सरकार कहती है कि मैं पीडीएस का राइस और व्हीट दे रही हूँ, और वो व्हीट मैं दे रही हूँ आपको, और कोर्स ग्रेन्स दे रही हूँ, वो दे रही हूँ 3 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये किलो. ना 3 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये पे आपको बेस्ट क्वालिटी तो नहीं मिलेगी, आपको सब स्टैंडर्ड, प्रॉब्ली अगर आप सब स्टैंडर्ड बोलो उस सेंस में कि सब स्टैंडर्ड क्वालिटी ही मिलेगी. आप बोलो कि मुझे बासमती राइस मिलेगा, मुझे सोना व्हीट मिलेगा एमपी का, और मुझे कोर्स ग्रेन भी मतलब सुपर चार्ज मिलेंगे, जिस तरीके से हम कहते हैं कि ये सुपर ग्रेन्स हैं, तो वो सब तो आपको मिलेगा नहीं, आपको एवरेज, बिलो एवरेज क्वालिटी मिलेगी. तो एक अच्छा हाउस होल्ड है, एक अफ्लुएंट हाउस होल्ड है,
तो एक अफ्लुएंट हाउस होल्ड तो अगर आप यूनिवर्सलाइज भी कर दो तो भी ये नहीं लेगा। तो इसको बोलते हैं सेल्फ सिलेक्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं हम सेल्फ सिलेक्शन। जैसे आपने शायद से कई जगहों पे अपने इधर पेट्रोल पंप पे शायद से ऐड देखे होंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी के, गिव इट अप, देखे हैं गिव इट अप सब्सिडी, देखे नहीं देखे फोक्स, यस नो, ये दिक्कत है ऑनलाइन क्लास की। अरे एलपीजी के सिलेंडर का देखा है सब्सिडी, गिव इट अप, चैट इज एक्चुअली डिसेबल्ड, डिसेबल्ड कहाँ है, एवरीवन कैन चैट, एवरीवन, अब चैट करना जरा, ओके आ गया, हाँ ठीक है चलो, नाउ आई हैव enabled chat, so you can write on these chat box as well. So mic भी disabled है, अच्छा mic तो इसलिए disabled है because I have disabled it because this is webinar form, classroom होता तो you could have used it, तो you can raise your hand अगर कुछ issue है तो मैं I will unmute you, तो I can unmute each one of you, जैसे मैंने भूमिका को करा हुआ है, भूमिका को करा हुआ है, तो I can unmute you, ठीक है चलो। सो ये गिव इट अप वाली जो स्कीम है वो भी सेल्फ सिलेक्शन के बेसिस पे है। ऐसे ही एनआरईजीए भी सेल्फ सिलेक्शन है। एक गरीब आदमी एनआरईजीए जाएगा, आप तो चले नहीं जाओगे, सपोज आपके घर के बाहर मेट्रो बन रही है, तो इसका ये थोड़ा ना मतलब कि 100-150 रुपये मिल रहे हैं तो आप घर का काम छोड़ के मैं 150 रुपये कमाने के लिए मैं 7-8 घंटे मैं सामने मेट्रो बनाने चली जाती हूँ, तो ये तो आप करोगे नहीं, तो सेल्फ सिलेक्शन है एसेंशियली। तो देयरफॉर व्हाट वर्क्स बेस्ट इज सेल्फ सिलेक्शन। देन similarly self selection is also there in midday meals as well. Only people from rural not rural but unprivileged background will be going to government schools, and अगर ऐसा है तो फिर अपने आप सेल्फ सिलेक्शन हो जाएगा कि उन्हीं को मिड डे मील मिलेगी। ऐसे ही पीडीएस के केस में है। तो इस केस में क्या होता है कि यूनिवर्सलाइजेशन इतनी एक्सपेंसिव नहीं रह जाती क्योंकि सेल्फ सिलेक्शन की वजह से लोग अपने आप ही कम हो जाते हैं। सो आपके जो इंक्लूजन और आपके जो एक्सक्लूजन एरर्स हैं जो बहुत ज़्यादा हर्टफुल थे वो आपके ख़त्म हो जाते हैं। बट उसके लिए यू शुड हैव गुड डेटा, अगर आपको टारगेट करना है तो गुड डेटा होना चाहिए। और देयर हैज़ बीन सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स इन टर्म्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस विच बेसिकली काइंड ऑफ आइडेंटिफाइज पुअर। देन अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे एक एक करके सारी स्कीम्स के बारे में, ठीक है। विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरी स्कीम कि हाउ इज दी स्कीम वर्किंग, उसका ओरिजिन क्या था एंड किस तरीके से आपने उसको इनिशिएटिव को पिक किया और उसका एक्सपेंशन किस तरीके से बढ़ा। सो लेट्स talk to the school meals. School meals is perhaps the most successful program that the government has run in form of midday meals, जिसकी वजह से आपका स्कूल एनरोलमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है, ठीक है। स्कूल एनरोलमेंट भी बढ़ा है क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि यार अपने बच्चों को घर पे खाली बिठाने से अच्छा स्कूल जाके एटलीस्ट खाना तो मिल जाएगा, एजुकेशन जो मिलेगी सो मिलेगी बट खाना एटलीस्ट मिल जाएगा। सो दिस इज वेयर दिस मिड डे मील हैज़ बीन सक्सेसफुल। एंड साथ में फॉर सेवरल ईयर्स ड्राई राशन, पहले ड्राई राशन भी मिलता था, आप स्कूल जाओ तो ड्राई राशन भी मिलेगा, मतलब कि सिर्फ आपको चावल मिल जाएंगे, बट यहाँ पर आपको कुक्ड मील मिल रही है। एंड इसके ऊपर अब काफ़ी सारे नॉर्म्स आ गए हैं कि क्या खाने में मिलेगा, कितना फैट होगा, कितना प्रोटीन होगा, कितना कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, खाने का टेस्ट कैसा, मतलब खाने का मेन्यू क्या होगा। तो यहाँ पर अब ये विलेज कमिटी, स्कूल विलेज कमिटीज़ बैठती हैं और उसके अंदर मेजरली फीमेल्स होती हैं जो बेसिकली डिसाइड करते हैं कि इसका खाना क्या होगा, कंटेंट कैसे होगा। सो बट दिस इज नॉट अ न्यू इनिशिएटिव, there was a number of these initiatives that were there even before this midday meal. एक होता था नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट फ्रॉम प्राइमरी एजुकेशन, ये 1995 से चल रहा है, बट उसके अंदर सिर्फ ड्राई राशंस मिलते थे बच्चों को। देन इन 2001 अंडर एक PIL गई थी कि PIL के अंडर की बच्चों को खाना मिलना चाहिए, और उस PIL के बेसिस के ऊपर ये मिड डे मील शुरू हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इसके बेसिस पे कमिश्नर्स अपॉइंट किए कि अच्छा देखो कि किस तरीके से किया जा रहा है। और कई स्कूल्स में ऑपोजिशन भी हुआ। क्यों ऑपोजिशन हुआ? क्योंकि इंडिया इज़ वेरी डिवाइडेड अमंग ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। तो फॉर एग्जांपल ब्राह्मण का हो सकता है, गरीब ब्राह्मण का बच्चा भी जा रहा हो सकता है एक क्षत्रिय का भी बच्चा जा रहा हो, फिर हो सकता है कोई शेड्यूल कास्ट भी जा रहा हो। तो इंडिया की जो सोसाइटी है और स्कूल्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। तो अब सेम जगह पे खाना बन रहा है, सबको सेम चीज़ से सर्व किया जा रहा है, कौन सर्व कर रहा है, किसके साथ बैठ के खा रहे हो। सो
मिड डे मील एक्चुअली बिकेम अ काइंड ऑफ अ मेल्टिंग पॉट, जहां पर आप एक साथ बैठ के कर रहे हो, तो ये कास्ट डिवाइड को तोड़ रहा था। अब इसकी वजह से बहुत सारी स्टेट्स ने स्कीम्स के अंडर बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन भी हुआ कई स्टेट्स के अंदर, बट अगेन फिर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अपना पुट इट फुट डाउन एंड इट अपॉइंटेड दीज कमिश्नर्स फॉर दिस पर्पस कि अच्छा कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा। मीडिया ने भी बहुत हेल्प किया और राइट टू फूड कैंपेन जो है वो चला, और विद इन 2-3 ईयर्स इट स्टार्टेड। इट वाज वेरी फ्रूगल, सबसे पहले टर्मरिक और राइस से शुरू हुआ, और उसके बाद जब 2004 में मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट आई तो उसके अंदर उनके अंदर ये फिर एलोकेशन हुआ और फिर मिड डे मील्स का ये प्रोविजनिंग शुरू हुई फ्रॉम अपर प्राइमरी, एंड आज की डेट में ये 100 मिलियन स्टूडेंट्स को दिया जाता है। तो और आज की डेट में तो और भी बढ़ गया होगा क्योंकि दिस इज ओल्ड डेटा। तो मिड डे मील जो है वो बढ़ गया, बट एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स पल्सेस, वेजिटेबल्स जो आपको वो भी देगा, क्या कहते हैं, प्रोटीन्स भी देगा, लीफी वेजिटेबल्स भी मिलेंगे आपको, और कई जगहों पे एग्स भी मिलता है, बट एग्स हर जगह पे आपको मिलता नहीं है बिकॉज ऑफ अगेन रिलीजियस फैक्टर्स। देन तो अब ये क्या है, ये जो स्कूल मील है इसका फायदा क्या है, जो मैं आपको बता रहा था कि एक जो है ये आपको, जो आपका हंगर है, अगर आप भूखे पेट स्कूल गए हो या कॉलेज गए हो तो आपको पता है कि आपका आउटपुट जो है ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो एक जो है वो क्लासरूम हंगर जो है उसको ये खत्म करता है। एंड इफ द मील्स आर न्यूट्रिशियस देन उसका बच्चे का न्यूट्रिशन भी आपने वहीं पे देख लिया, तो आपका न्यूट्रिशनल इंडेक्स जो आपका गिरे जा रहा है वो आपको यहीं पे आप काउंटर कर सकते हो। जो मेल न्यूट्रिशन में हमने जो रीडिंग में पढ़ा था कि इंडिया में मेल न्यूट्रिशन बहुत है, स्टंटिंग बहुत है, वेस्टिंग बहुत है, उसको आप यहाँ पर देख सकते हो और ICDS के थ्रू देख सकते थे, ठीक है। एंड देन इसकी वजह से स्कूल पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है कि बच्चों को और पेरेंट्स को लगता है कि यार वहाँ जाके अच्छा खाना तो मिलेगा, कम से कम हो सकता है घर पे ना मिले। एंड इफ यू आर बेटर फेड देन यू लर्न बेटर। देन सोशल इक्विटी मिलेगी। सोशल इक्विटी जो मैं आपको बताया कि सारे बच्चे अलग अलग कास्ट के एक ही जगह पे बैठ के खाना खाएंगे, तो वो प्रेजुडिसेस जो हो जाते हैं वो खत्म हो जाएंगे, इनइक्वालिटीज खत्म हो जाएंगी। एंड जेंडर रिलेटेड बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर। जेंडर रिलेटेड बेनिफिट्स क्यों हैं? क्योंकि इसकी वजह से फीमेल एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ी है, क्योंकि खाना कौन बनाएगा? हु विल कुक द फूड इज यूजली वुमेन, ठीक है। हु इज गोइंग टू सर्व द फूड इज यूजली वुमेन, ठीक है। तो इसकी वजह से बहुत सारे कुक्स, बहुत सारी जैसे टॉयलेट्स मेंटेन करना है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, और उसकी वजह से इंडिया के अंदर 2.4-2.5 मिलियन पीपल हैव बीन एम्प्लॉयड, वुमेन हैव बीन एम्प्लॉयड, जिसकी वजह से वुमेन पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी बढ़ना शुरू हुआ। देन सो now there has been a positive effect of midday meals on school attendance, pupil achievement, school food security and child nutrition as well. एंड ये हमें दिखता है हर जगह पे, बहुत सारी रीडिंग्स, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए हैं जिन्होंने बताया है कि प्रोटीन डेफिशिएंसी कम हुई है, कैलोरी डेफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हुई है बिकॉज ऑफ दीज मिड डे मील्स के। तो मिड डे मील्स हैव अ ड्रामेटिक पॉजिटिव इफेक्ट ऑन लर्निंग अचीवमेंट्स एंड ऑल दीज 3 स्टडीज शो दैट मिड डे मील्स इज कॉस्ट इफेक्टिव। इतना पैसा नहीं लग रहा और बहुत ज़्यादा आपको फायदा हो रहा है मिड डे मील से। तो देर इज दिस केस ऑफ इवन एक्सपैंडिंग दिस पर्टिकुलर सर्विस इवन मोर, और ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि कास्ट बैरियर्स को ब्रेक करता है। एंड अब मिड डे मील्स में जो है अभी भी बहुत ज़्यादा अभी आपको काम करना बाकी है। वाई? बिकॉज कई जगहों पे ये इशू आ जाता है। जैसे 2013 का मैं आपको बता रहा हूँ, 23 चिल्ड्रन डाइड इन बिहार आफ्टर इंस्टिगेटिंग कुकिंग ऑयल, विच है कुकिंग ऑयल जो है उसको रखा गया था एक ऐसी बॉटल के अंदर जिसमें पहले स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड रखा गया था। सो इट्स बिकॉज ऑफ दैट चिल्ड्रन डाइड। तो ये जो है सुपरविजन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्या कहते हैं, इसके ऊपर रेगुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अल्टीमेटली मिड डे मील जो स्कीम है उसको अनलाइकली टू बी विड्रॉन है, बिकॉज अब एक परमानेंट लीगल स्टेटस है राइट टू फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर बच्चों के पास। सो इसीलिए अब ये मिड डे मील जो है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का पार्ट ही बन गया है, एंड उसकी वजह से इसको अब एक लीगल स्टैट्यू का पावर मिल गया है, स्टैट्यूटरी पावर मिल गई है, इसलिए इस स्कीम को बहुत मुश्किल से हटाना बहुत आसान नहीं है। Then the other scheme which is ICDS. अब ICDS as I told you कि it provides nutrition, health, preschool education for children under the age of 6 plus आप कह सकते हो कि ये pregnant women को भी हेल्प करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, these services कौन डिलीवर करता है? आंगनवाड़ी सेंटर्स पे डिलीवर किया था, ट्रेंड वुमेन नोन एज आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स। तो आंगनवाड़ी और बेसिकली रूरल एरियाज के अंदर आपको मिलेगा
कि हर गांव में एक आंगनवाड़ी होगा और उन आंगनवाड़ियों के अंदर ट्रेंड विमेन होंगी जो बेसिकली बताती हैं कि क्या क्या बच्चे को खाना देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, और वहीं पे आपको खाना मिल भी जाएगा। प्रेग्नेंट वुमेन को क्या खाना खाना चाहिए, छोटे छोटे बच्चों को आप क्या दोगे खाने के लिए जिससे उनकी हेल्थ इंप्रूव हो। तो ये होता है। एंड देन जो 0 to 6 years वाले बच्चे हैं उनके लिए प्ले स्कूल टाइप भी वहाँ पर ऑपरेट होता है कि वहाँ पर आपको फूड मिलेगा, गेम्स मिलेगी, हेल्थ चेकअप मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी इन दीज दिस थिंग। एंड देन यंग चिल्ड्रन के लिए वहाँ पर टेक होम राशन भी मिलेगा सो दैट पेरेंट्स जो हैं उन बच्चों को भेजें। और इम्यूनाइजेशन, जब बच्चा छोटा होता है तो बहुत सारी इम्यूनाइजेशन वो होती हैं, क्या कहते हैं, इंजेक्शंस लगते हैं, वो सारी की सारी यहाँ मिलती हैं। And as I told you, it provides nutrition and health services to pregnant and lactating women as well as adolescent girls. तो 12 से 18 के बीच के अंदर जो गर्ल्स हैं उनको भी यहाँ पर सर्विसेज मिलती हैं अंडर ICDS। फॉर एग्जांपल आयरन डेफिशिएंसी की एक मेजर प्रॉब्लम होती है तो आयरन टैबलेट्स मिलती हैं यहाँ पर, ठीक है। देन अब ICDS जो है इट वाज एज आई टोल्ड यू इट वाज it predates midday meal scheme and ये जो है 1975 से स्कीम चल रही है। एंड उसके बाद 2000, अब ये भी एक लीगल राइट क्यों बन गया है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि लीगल राइट क्यों बन गया, क्योंकि 2006 के अंदर सुप्रीम कोर्ट हैड डिक्लेयर्ड दैट ऑल चिल्ड्रन अंडर 6 as well as pregnant women, lactating women and adolescent girls were entitled to all ICDS services as a matter of right। तो ये आपने राइट बना दिया। अब इसकी वजह से देर आर जॉब्स कितनी क्रिएट हुई, 1.4 मिलियन आंगनवाड़ीज हैं अब इंडिया के अंदर विच सर्व 90 मिलियन चिल्ड्रन। तो आपका जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम है और आप क्वालिटी सर्विसेज जो है वो देते हो। बट द प्रॉब्लम इज द प्रोग्रेस इन क्वालिटी ऑफ दिस सर्विसेज हैज बीन स्लो। तो यहाँ पर जो तभी हमें दिखता है जब हम कहते हैं ट्रिपल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन की हमारा स्टंटिंग वेस्टिंग जो है वो ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुआ है, वो इसलिए है क्योंकि हमें ICDS जैसी स्कीम्स में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया। सो वी नीड टू टारगेट दिस ICDS टाइप स्कीम्स, किसी तरीके से यहाँ पर हमें रेवोल्यूशन क्रिएट करना है सो दैट इंसेंटिव स्ट्रक्चर इस तरीके से क्रिएट करना है कि हमारा माल न्यूट्रिशन जो है और अंडर न्यूट्रिशन जो है वो गिर पाए। देन देर इज दिस रिपोर्ट कॉल्ड फोकस ऑन चिल्ड्रन अंडर 6 which talks about there's this survey that they have done and on the basis of this survey उन्होंने 200 आंगनवाड़ी 6 स्टेट्स के अंदर देखे और देखा कुछ स्टेट्स एक्टिव हैं और कुछ स्टेट्स डॉर्मेंट हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु ये एक्टिव स्टेट्स हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यूपी जो हैं वो डॉर्मेंट स्टेट्स हैं। तो देर आर ह्यूज डिफरेंशिएशन इन दी इन दी सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड। इट्स समथिंग लाइक योर, जैसे होता है ना आपकी सेम गाड़ी हो बट सेम गाड़ी की सर्विस आपकी हर जगह अलग होती है। तो आप उससे ही आप देख लेते हो, शोरूम सेम हो, आप बाल ही कटवाने जा रहे हो तो बाल कटवाने तो आप कहीं पे भी कटवा सकते हो, जो गीतांजलि है, लुक्स है, तो हर जगह पे है। बट आप एक पर्टिकुलर गीतांजलि पे जाते हो या पर्टिकुलर लुक्स पे जाते हो तो बिकॉज कि हो सकता है आपको सर्विस पसंद हो। तो सिमिलरली चाहे ICDS सेंटर्स हर जगह पे अवेलेबल हो बट दी सर्विसेज कुड वेरी। सो जो अच्छे स्टेट्स हैं वहां पर सारी सर्विसेज मिलती हैं, ठीक है, और जो खराब स्टेट्स हैं वहां पर सिर्फ फीडिंग सेंटर है कि यहाँ के खाना खिला दो, ठीक है। तो और स्टेट्स लाइक यूपी के अंदर तो लो क्वालिटी रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। आपने रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स समझे आपने, मतलब समझते हो कि रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? खाए भी होंगे, मैं भी खाता हूँ कई बार। व्हाट आर रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स? यस और नो? किसी को आइडिया व्हाट आर रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स? और प्रॉब्लम क्या है? अब तो चैट वो है फ्रोजन फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स, पैक्ड फूड्स। हाँ, तो इसी तरीके तो प्रॉब्लम इनके साथ क्या होती है कि इनकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए इनके अंदर ट्रांसफैट्स बहुत होते हैं, प्रेजर्वेटिव्स बहुत ज़्यादा होते हैं। सो अगर आप कोई भी खाना देखोगे, जो भी आप पैक्ड फूड ले रहे हो उसके अंदर आप देखोगे प्रेजर्वेटिव्स बहुत सारे होंगे, तभी तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ेगी। तो दीज आर नॉट वेरी हेल्दी। तो इसीलिए क्या कहते हैं, इंस्टेड ऑफ हॉट कुक मील कई जगहों पे करप्ट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं कि खाना नहीं बनवाना, खाना साइफन ऑफ करना है कि 50 रुपए का आपने खाना स्कूल को बेच दिया, उसकी कॉस्ट शायद से सिर्फ 5-7 रुपए, तो आपको कुक्स भी नहीं रखने पड़े, वो पैसा भी आपने गायब कर दिया। तो ये सारी चीज़ों की वजह से you will see that there is this lack of uniformity among states. Then similarly 2016 के अंदर भी एक ऐसा ही सर्वे था 10 डिस्ट्रिक्ट्स का, उसमें भी देखा कि there has been a rapid expansion but at the same point of time क्या कहते हैं, क्वालिटी इंप्रूवमेंट भी हुआ है बट बहुत सारा स्कोप है अभी भी चेंजेस का।
कि अभी भी इम्प्रूवमेंट और चेंज हो सकती है, बट देयर वाज पॉजिटिव डेवलपमेंट इन दी 2016 सर्वे। तो ये आंगनवाड़ी का डेटा है कि कितना इम्यूनाइजेशन बढ़ा, पॉपुलेशन कितना बढ़ा, कितने अटेंड कर रहे हैं। तो ये सारा डेटा मतलब यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस डेटा टू सी हाउ इट हैज इंक्रीज्ड। देन अब कई जगहों पे आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि स्टेट्स कैसे अच्छे हैं। स्टेट्स अच्छे आप देख सकते हो कि फॉर एग्जांपल एक चीज़ देखी जाती है कि बच्चे की हाइट कितनी है, वेट कितना है, ये हमेशा मेजर किया जाता है। तो अगर आपके आंगनवाड़ी सेंटर में ये हाइट और वेट के स्केल्स पड़े हुए हैं और ग्रोथ चार्ट्स पड़े हुए हैं, तो दैट मीन्स कि अच्छा वो आंगनवाड़ी सेंटर ठीक है, क्योंकि वो बच्चे को मॉनिटर कर रहा है, देख रहा है उसकी हाइट और वेट चेंज हो रहा है नहीं हो रहा। और हमने देखा स्टेट्स लाइक बिहार, झारखंड एंड उत्तर प्रदेश के अंदर ये ग्रोथ चार्ट्स ही नहीं है। तो ग्रोथ चार्ट ही नहीं है तो मतलब बच्चे का वेट भी नहीं दे रहे हो, बच्चे की हाइट भी नहीं चेक करते हो, तो दैट मीन्स कि आप सीरियस ही नहीं हो उस मैटर के लिए। देन so over a period of 8 years you have seen rapid expansion and immunization and coverage, इन सबका expansion हुआ है और convergence हुआ है over time among states। तो जो पीछे वाले स्टेट्स थे और लीडिंग स्टेट्स थे उनके बीच में कन्वर्जेंस भी होना शुरू हो गया। देन सिमिलरली उड़ीसा का एक एग्जांपल है कि उड़ीसा ने कैसे इंप्रूव किया। वो स्कूल एजुकेशन भी देता है, अंडा भी देता है 2 से 3 बार हफ्ते में, एंड डिसेंट्रलाइज मॉडल है, वहाँ पर वुमेन रन कर रही है सारे के सारे सेंटर्स। तो उड़ीसा ने काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट किया। देन इसके बाद आता है हमारा जो हमारी तीसरी स्कीम आती है वो आती है NREGA। अब NREGA क्या है? NREGA इज अगेन अ टूल ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी और सोशल सिक्योरिटी, बिकॉज यहाँ पर आप पब्लिक वर्क्स कराते हो। आप कहते हो रूरल एरिया, पहली बात तो ये रूरल एरिया में दिया जाता है 100 डेज, अब 125 डेज हो गया कई जगह पे, 100 डेज पर ईयर आपको अनस्किल्ड वर्क मिलेगा, कोई स्किल रिक्वायर्ड नहीं है। तो अब ये जो स्कीम है ये पहले जब शुरू हुई थी तो ये ड्रॉट रिलीफ के लिए कई स्टेट्स में ये स्कीम शुरू हुई कि यार ड्रॉट हो गया, लोगों के पास काम नहीं है, तो सरकार क्या कहती थी आके चलो रोड बना लो, मैं आपको पैसा दे दूंगी। तो अब क्या हुआ है, अब आपने 2006 के बाद एक नंबर ऑफ स्कीम्स ही बहुत सारी ऐड हो गई हैं। रोड बनाना, एग्रीकल्चरल लैंड ठीक करना, वाटर शेड बनाना, वेल बनाना, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई हैं। तो अब आज की डेट के अंदर NREGA में, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड, सॉरी फोक्स आई वाज ऑन म्यूट। सो NREGA जो है इसके अंदर हम 100 डेज प्रोवाइड करते हैं पर ईयर अनस्किल्ड वर्क इन रूरल एरियाज टू 1 मेंबर पर हाउस होल्ड। ये 100 डेज पर हाउस होल्ड है। तो ये, बट इसका जो ओरिजिन है ये अभी का नहीं है, बहुत पुराना इसका ओरिजिन है। हिस्ट्री में जब आपके पास कोई ड्रॉट आया है तो गवर्नमेंट ने उस ड्रॉट से बाहर निकलने के लिए पब्लिक वर्क्स कराया। इनफैक्ट वर्ल्ड में भी बहुत पुराना है। इनफैक्ट ये अगर आप देखो हूवर डैम US में बना, और जो किनीजियन पॉलिसी थी, इसका पूरा का पूरा जो ले डाउन करता है वो किनीजियन पॉलिसी करता है। कीन्स ने यही कहा था कि अगर आपको ग्रेट डिप्रेशन से बाहर निकलना है तो सरकार को पैसा खर्च करना पड़ेगा, और सरकार कैसे पैसा खर्च कर सकती है? पब्लिक वर्क्स करा दे। तो उस टाइम पे ये हूवर डैम बना था, इंफ्रास्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ था, वो उस टाइम पे इसी के अंडर किनीजियन पॉलिसीज के अंदर ही था कि सरकार को काम करवाने दो। अब इसके 2 पब्लिक वर्क से 2 यूजफुल फीचर होते हैं। एक सेल्फ सिलेक्शन कि जो गरीब है वही काम करेगा, और दूसरा एक एसेट भी क्रिएट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने बिना बात के पैसे दे दिए। सो 1970 से ये स्कीम्स चल रही हैं। महाराष्ट्र के अंदर स्कीम चली, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, 80s और 90s के अंदर भी चली, बट 2005 के अंदर ये पार्लियामेंट ने पास कर दिया, पहले 200 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, फिर उसके बाद 2008 के बाद पूरा डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, सारे डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। एंड अब ये लीगल राइट है कि इसके अंदर आपको मिनिमम वेजेस मिलती है, बेसिक वर्क साइट फैसिलिटीज मिलती है, क्रैच भी मिलता है वुमेन के लिए, रिजर्वेशन भी है कि 33% ऑफ जो वर्क है वो वुमेन के लिए होगा। यहाँ पर 30-70 की रेशो में काम होता है कि 70% काम जो होगा वो ह्यूमंस के थ्रू होगा और 30% ही मैकेनाइज्ड हो सकता है, जिससे एम्प्लॉयमेंट और बढ़े। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता तो आपको 15 दिन बाद आपको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो ऑल ऑफ दीज आर थिंग्स, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिमम वेज सेट करेगा, ओवर एंड अबव स्टेट गवर्नमेंट अपनी वेज सेट कर सकता है। तो उसकी वजह से बिकॉज NREGA की जो वेजेस हैं वो बढ़े जा रही थी ईयर ऑन ईयर, इसलिए हर स्टेट की जो वेजेस हैं वो बढ़ रही थी। तो इस फेज में टिल 2012 आपको दिखाई देगा कि लोगों की रूरल इनकम्स जो हैं वो बढ़ रही हैं बिकॉज ऑफ NREGA। क्योंकि NREGA सोचो आपको बेसिक नॉर्म है, आपने जो मार्केट में जो फ्लोर रेट है वेज का वही अगर 125 रुपये कर दिया, तो जो बंदा मेसन का काम करता है
या जो बंदा कारपेंटर का काम करता है, जो पहले हो सकता है 200 रुपये में काम करता हो, अब वो हो सकता है 250 रुपये में काम कर रहे। तो आपने क्या किया, आपने वो फ्लोर रेट बढ़ा के हर चीज़ के रेट ऊपर कर दिए। तो उसकी वजह से देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन रियल incomes in rural areas, especially rural areas after 2005 till 2012 because of NREGA. Then उसके बाद it also makes public functionaries liable to pay fine अगर वो नहीं ठीक से करेंगे। और एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी जो है वो एक मेजर प्रॉब्लम रही थी शुरू में। रोस्टर जो मस्टर रोल्स हैं जहाँ पर अटेंडेंस होता था वो बहुत ज़्यादा करप्टेड थी कि लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते। सपोज इट्स लाइक अ क्लास, सपोज मैं क्लास ले रहा हूँ जिसके अंदर फिक्शनल नाम है, ठीक है, ये सारे बच्चे मेरी क्लास के हैं ही नहीं, बट मैंने अपने दिखाने के लिए अपने रोल पे दिखाया हुआ कि मेरे पास 50 बच्चे हैं और वो हैं ही नहीं। ये सेम चीज़ आपको सिविल सर्विसेज में मिलेगी। सिविल सर्विसेज में और नीट के एग्ज़ाम में भी आपको मिलेगा, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में मिलेगा कि आपको मिलेगा कि जो टॉपर है वो कई इंस्टीट्यूट से है बट वो पढ़ा सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट से होगा। तो दिस इज एक्चुअली काइंड ऑफ चीटिंग कि आपने हर जगह पे अपना नाम आपका पब्लिश्ड है बट आप काम एक जगह से कर रही हो। वो इस वजह से होता है क्योंकि आप इंटरव्यू का प्रैक्टिस करने के लिए हर जगह जाते हो, या कोई एक पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज आप अलग अलग इंस्टीट्यूट की ज्वाइन कर लेते हो, इसलिए हर जगह आपका नाम आ जाता है। सो दिस इज हाउ दिस वर्क्स। देन देर आर दिस मैंडेटरी सोशल ऑडिट्स जहाँ इसमें ग्राम पंचायत जो है वो सोशल ऑडिट करती है और सारे लोग बैठ के देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या काम हुआ, कहाँ पर काम प्रपोज करना है, कितना पैसा लगेगा। तो इसकी वजह से जो आपकी ग्रास रूट गवर्नेंस है, जो ग्रास रूट गवर्नेंस है वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है बिकॉज ऑफ NREGA। देन उसके बाद बहुत ज़्यादा कई बार ये हुआ है कि कई जगहों पे वेजेस नहीं मिली ठीक से, कई बार बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है, कई बार बीच में मिडिल मैन आपकी खा जाते हैं पैसे। तो इन सब ये जो सारी प्रॉब्लम्स थी NREGA के, इनको हटाने के लिए सरकार ने आज की डेट में सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर दिया है कि आप सीधा अकाउंट, जनधन अकाउंट खोलो, आपके सीधा अकाउंट में आएगा, आपको कोई ज़रूरत नहीं किसी मिडिल मैन के साथ डील करने में। देन अगेन अनदर थिंग दैट हैज़ हैपेंड इज हाफ ऑफ द NREGA वर्कर्स आर वुमेन, जिसकी वजह से और हाफ आर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, जिसकी वजह से सेल्फ टारगेटिंग एंड अगेन इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है in terms of social architecture of the country because of NREGA. Then there are again wide variations across states. कुछ states में ज़्यादा है, कुछ states में कम है, कुछ states में बहुत ज़्यादा women को employment करा है, कुछ states में कम मिला है, कई states में wage rate बहुत ज़्यादा बढ़ गई है because of NREGA, कई states में नहीं मिली है। And on productive value of assets there is a major gap. Media reports tends to focus on negative stories कि कई बार मीडिया रिपोर्ट कहती है कि आपके NREGA के assets जो हैं वो यूजलेस हैं, बट lot of surveys that has happened, उन्होंने दिखाया कि 90% of NREGA workers consider them as useful or somewhat useful। तो यूजफुल है बट एट टाइम्स न्यूज़ में कई बार ठीक से पब्लिश नहीं की जाती ये सारी चीज़ें। देन एज आई टोल्ड यू कि रिवाइव करते हैं इंस्टीट्यूशंस ऑफ लोकल डेमोक्रेसी, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, इन सबको इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो करते हैं। एंड 30% ऑफ फीमेल से दैट वी वंस अर्न मनी थ्रू NREGA and they are less dependent on landlord for survival, और उसकी वजह से पावर डायनेमिक्स जो है रूरल एरियाज में वो भी खत्म होते हैं। देन ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ सब कुछ। देन लास्ट जो आपका है वो है PDS। अब ये PDS क्या है? PDS के केस के अंदर अगेन ये 1940s में शुरू हुआ ये PDS का सिस्टम, और उसके अंदर आप मंथली प्रोविजन करते थे राइस का, वीट का एट सब्सिडाइज प्राइसेस टू एलिजिबल हाउस होल्ड्स थ्रू गवर्नमेंट आउटलेट्स। तो गवर्नमेंट की दुकानें होती हैं जिनको आप PDS शॉप्स बोलते हैं, उन पे आपको खाना मिलेगा सस्ते रेट पे टू पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड, एंड उसमें आपको केरोसिन भी मिलेगा और कुछ जगह पे अलग अलग फूड ग्रेन्स भी मिलते हैं अलग अलग तरीके के। देन अंटिल 90s जो ये जो प्रिंसिपल था PDS का, ये काफ़ी पैची था और मेजरली अर्बन एरियाज में था, रूरल एरियाज में इतना नहीं था। बट 90s के अराउंड आपका ये टारगेटिंग शुरू हुई और गवर्नमेंट ने टारगेटेड PDS करा कि BPL वालों को और क्या कहते हैं APL वालों को अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया। जिनके पास राशन कार्ड था उनको मिलेगा, जिनके पास राशन कार्ड नहीं था उनको नहीं मिलेगा। सो इवन अर्बन एरियाज में ये लाइन ड्रॉ कर दी गई ना। और उसी के अंदर एक नई 2000 के अंदर एक नई स्कीम आई अंत्योदय, जो पूरा दी पूरा है, जिनके अंदर आपको बोला गया कि 10 किलो खाना आपको वैसे ही फ्री में मिलेगा, इसमें पैसे भी नहीं चार्ज किए जाएंगे। Then in 2001 APL issue prices were increased and effectively driving out APL households from the system। तो इसकी वजह से अब APL सिर्फ BPL को खाना मिल रहा था, APL को नहीं मिल रहा था।
बट प्रॉब्लम था कि आइडेंटिफिकेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था एपीएल बीपीएल के साथ जो मैं आपको बता रहा हूँ, और इंक्लूजन एक्सक्लूजन बहुत ज़्यादा। तो इसकी वजह से 2013 के अंदर आपने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया, जिसके अंदर आपने 75% ऑफ रूरल एरियाज एंड 50% ऑफ अर्बन एरियाज, विच ट्रांसलेट्स इनटू 67% ऑफ कंट्री की टोटल पॉपुलेशन जो है उसको आप कवरेज देते हो, और ये कवरेज जो है वो SECC के बेसिस के ऊपर है। एंड देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइसेस एंड द PDS प्राइसेस। तो और जब भी दो प्राइसेस होंगे तब क्या होगा, तो हमेशा एक चीज होगी विच इज ब्लैक मार्केटिंग। कोई भी चीज दो प्राइसेस में बिकेगी तो आपके पास इकोनॉमिक एजेंट के पास पॉसिबिलिटी होगी कि सस्ते रेट पे लो और महंगे रेट पे बेच दो। तो there were huge leakages in the initial period, 50% and declining to 40% by 2020, but even 30% was there in 2011। बट उसके बाद से गवर्नमेंट ने फिर उसके बाद से काफ़ी सब कुछ फिक्स किया। अपने PDS जो आपके जो ट्रक्स होते थे उनको GPS टारगेटिंग से देखा, GPS उनमें लगा दिया कि कहाँ जा रहे हैं। फिर आपने जहाँ पर आपके राशन शॉप्स है वहाँ पर आपने ये POS सिस्टम लगा दिया, पॉइंट ऑफ सेल जो आपने देखे होंगे रेस्टोरेंट्स में लगे हुए होते हैं या दुकानों पे लगे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने करनी शुरू करी टू चेक दी करप्शन, पॉलिटिशियन डीलर्स के बीच में जो करप्शन है उसको। सो एंड जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है इसके अंदर अब बहुत सारी और भी चीज़ें आ गई हैं। इसके अंदर अलग तरह का कैश ट्रांसफर भी अब इसी के अंदर, बाय द वे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इज़ नॉट जस्ट अबाउट फूड। इसके अंदर आप मटर्नल वुमेन को आप कैश भी देते हो, ठीक है, 2-2 हज़ार रुपये करके 6,000 रुपये। इसके अंदर अब ICDS भी आ गया है और इसी के अंदर अब ये PDS भी आ गया है। तो अब बहुत बड़ी चीज़ हो गई है जो आपको मैं कवरेज बोल रहा था। और आपकी इशू प्राइसेस जो हैं वो क्या है, 5 किलो पर पर्सन पर हाउस होल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 किलो पर पर्सन पर मंथ आपको मिलता है। और एक हाउस होल्ड में आप 5 जने मानते हैं तो 25 किलो मिलता है खाना। 5 किलो इंटू 5 लोग, 25 किलो खाना मिलता है एट 3 रुपीज़ kg राइस, 2 रुपीज़ kg वीट एंड 1 रुपीज़ kg कोर्स ग्रेन। और आज की डेट में पोस्ट कोविड आपकी गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। उसमें ये 25 किलो प्लस 25 किलो और फ्री मिल रहा है, वो फ्री है कंप्लीटली। तो आज की डेट में 50 किलो खाना प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट। और फिर ये लीकेजेस की है कि हर स्टेट में कितनी कितनी लीकेज है, कितना एक्सपेंशन हुआ, क्या हुआ। और द एविडेंस ऑफ PDS ऑन न्यूट्रिशन इज लिमिटेड। तो हम देखते हैं कि PDS का इफेक्ट ऑन कैलोरी कंजम्पशन फाइंड दैट 1% इंक्रीज इन द इम्प्लिसिट सब्सिडी इंक्रीजेज द कैलोरी कंजम्पशन बाय 0.14%, विच इज़ वेरी 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 स्मॉल। तो इसका कोई ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। बट इसका इम्पैक्ट जो है वो रूरल पावर्टी पे इसलिए हुआ क्योंकि अब लोगों को खाना तो मिल गया, और उसकी वजह से जो पावर्टी गैप जो था बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज वो काम खत्म हो गया। एंड लास्टली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी के अंदर मैंने आपको बताया कि एक इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम है, एक इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन स्कीम है और एक इंदिरा गांधी डिसेबल्ड पेंशन स्कीम है। ये सारे के सारे नेशनल सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंस के अंदर आते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, उसके अंदर नहीं, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंदर आते हैं 1995। एंड जो PDS है वो सिर्फ खाने के ऊपर बात करती है, बट पेंशंस नहीं है। लोगों को खाना तो चलो आपने दे दिया, बट एंड ऑफ लाइफ में या वल्नरेबल लोग हैं उनको पैसा तो चाहिए, कुछ अमाउंट तो चाहिए। ओल्ड लोग इसलिए क्योंकि यंग बच्चे कई बार घर से नहीं निकाल देते हैं उन लोगों को। विडोज इसलिए क्योंकि कई बार विडोज को रूरल एरियाज में अलग कर दिया जाता है कि नहीं यार, आई मीन यू विल नॉट स्टे विद द फैमिली एंड यू आर लेफ्ट टू योर ओन काइंड ऑफ फेट। तो उनको पैसे कई बार चाहिए होते हैं और पावर्टी लाइन वालों को तो चाहिए ही चाहिए। तो ये वल्नरेबल सेक्शन है, सबसे ज़्यादा वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी का, और इनको अब आप पैसे दे रहे हो 500 से लेकर 800 रुपये पर महीना, ठीक है। ओल्ड एज पेंशन जो है वो 2200 रुपीज़ थी, आज की डेट में 800 रुपीज़ हो गई है। जस्ट चेक इट, आई थिंक पहले 500 हुई थी, फिर 800 रुपीज़ हो गई है, ठीक है। तो बट इनको हमें इन्फ्लेशन इंडेक्स करना पड़ेगा। आज की डेट में सोचो किसी को आप 500 रुपये दे रहे हो महीने के, 500 रुपये तो कुछ भी नहीं है, तो यू नीड टू इन्फ्लेशन इंडेक्स दें। हो सकता है 500 रुपये कुछ ज़्यादा हो, मतलब 500 रुपये हो कुछ इन 2010, बट आज की डेट में ये 500 रुपये की वजह आपको चाहिए शायद से 1000 रुपये। तो यू नीड टू इन्फ्लेशन इंडेक्स दीज वैल्यूज एज वेल। देन यहाँ पर भी काफ़ी कुछ वो है, काफ़ी ज़्यादा कहते हैं देर आर वेरिएशंस। अब पेंशन का जो स्कीम का जो इम्प्लीमेंटेशन, अगर हम पेंशन स्कीम देखें तो कई बार लोगों को सालों साल वेट करना पड़ता है इस पेंशन की स्कीम के लिए। और ये जो पेंशन की जो पेमेंट्स है वो इरेगुलर होती हैं। कई बार साल में एक बार आ रही है, एक साथ पेंशन आ रही है, फिर 2 बार आती है, 3 बार आती है। तो ये जो है वो ठीक नहीं है।
मतलब जब फॉर एग्जांपल अगर आप सैलरी एक्सपेक्ट करते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि 31st या 30th को या फिर एट मैक्स फर्स्ट को आपके पास सुबह सुबह सैलरी का मैसेज आ जाए। ये और बात है, उस मैसेज के साथ साथ आपके पास क्रेडिट कार्ड का में भी मैसेज आ जाता है कि आपके पास 1 लाख रुपए आए और आपके वो 1 लाख रुपए एकदम से क्रेडिट कार्ड कंपनी ले गई क्योंकि आप वो करते थे। ठीक है, ये और बात आ जाएगी आपकी लाइफ में, और मेरी लाइफ में तो खैर चलती ही है। तो इसेंशियली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि द पेंशन दैट यू आर एक्सपेक्टिंग शुड कम ऑन द फर्स्ट डे, या एक टाइमली मैनर में आनी चाहिए। और अगर वो टाइमली मैनर में नहीं आए, पॉलिटिशियन जो पोस्ट ऑफिस है जिनके थ्रू ये पेंशन आती है, वो कई बार करप्शन का पैसा मांगते हैं कि आपके पास 500 रुपये आ रहे हैं, पहले 50 रुपये हमें दो, तब हम 500 रुपये आपको देंगे। तो उसके अलावा अब सुप्रीम कोर्ट ने 2001 के अंदर कहा कि कुछ भी हो जाए, स्टेट गवर्नमेंट्स को इंश्योर करना है कि बाय 7th ऑफ एवरी मंथ विदाउट फेल आपको ये सैलरी, आपको ये पेंशन मिल जानी चाहिए। बट दिस गोल इज स्टिल इलूसिव। कुछ स्टेट्स ने अपने करना शुरू कर दिया, बट बहुत सारे स्टेट्स ने नहीं करना शुरू किया। ये मैं पेंशन के बारे में बात कर रहा था। अब उसकी जगह पे प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना आ गई है, विच इज इनिशिएटेड इन 2015, इज वेरी डिफरेंट मोड, क्योंकि ये कॉन्ट्रीब्यूटरी एंड लार्जली सेल्फ फाइनेंस्ड है। अब इसमें लोगों को क्या करना है, पहले तो आपको पेंशन ऐसी मिल रही थी, बट अब एक मतलब ये वाली तो अभी भी पेंशन मिल रही है, बट एक और स्कीम है आज की डेट में पेंशन के लिए, अटल पेंशन योजना। इसके अंदर आप गरीब लोगों को बोल रहे हो, सबको बोल रहे हो कि 20 साल तक फॉर 20 ईयर्स कॉन्ट्रीब्यूट 500 रुपीज, एटलीस्ट 500 रुपीज पर मंथ। आप 500 रुपये डालोगे तो सरकार भी आपके लिए 500 रुपये डालेगी, और फिर 20 साल बाद आपको पेंशन मिलनी शुरू होगी। तो जैसे आज की डेट में नेशनल पेंशन स्कीम चलती है, नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर ये चलता है कि जितना मैं डालूंगा उतना उसको मैच करेगी गवर्नमेंट। मतलब अगर मुझे 10% बोला गया है अपनी सैलरी का मैं जो डाल सकता हूँ, तो सरकार भी 10% ऑफ पेंशन जो है वो मेरी मैच करेगी, और फिर मुझे एंड में मिलेगा लाइफ के, रिटायरमेंट के बाद। पर रिटायरमेंट के बाद भी पूरा नहीं मिलेगा, 60% मिलेगा, 40% वापस री इन्वेस्ट होगा। ठीक है, तो ये होती है आपके न्यू पेंशन स्कीम। तो सिमिलरली ये पेंशन स्कीम अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए अटल पेंशन योजना है, जो 20 साल आपको कंट्रीब्यूट करना है एंड ऑटो डेबिट होगा आपके अकाउंट से। बट प्रॉब्लम वही है कि लोग चाहते नहीं कि ऑटो डेबिट हो, कि अगर कई बार किसी के लिए 500 रुपये एक महीने देना ठीक है, अगले महीने हो सकता है वो ना अफोर्ड कर सके। तो देयरफॉर देयर हैव बीन फ्यू टेकर्स ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी, ये अटल पेंशन योजना सिर्फ 2.4 मिलियन लोगों ने ऑप्ट किया है, जबकि अगर आप नेशनल सोशल सिक्योरिटी देखो तो 32 मिलियन लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। सो अब हम कॉस्ट के बारे में बात करते हैं कि कितनी कॉस्ट है, कि इन रियल टर्म्स अगर हम इन सबकी कॉस्ट देखें तो इनकी कॉस्ट जो है वो यहाँ पर दे रखी है कि कितना परसेंटेज ऑफ जीडीपी ये ले जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स में कितना परसेंटेज है। तो चारों स्कीम मिला के भी 1% जो है वो आपकी पूरी आपके एक्सपेंडिचर्स का नहीं ले आते। तो दीज स्कीम्स आर वे ह्यूज इन टर्म्स ऑफ वैल्यू फॉर मनी। इंडिया स्पेंड 1.7% on social protection as compared to 3.44% of Asia in case of Asia, and 5.4% in case of China, and almost 20% in case of Japan. तो हम अपनी सोशल सिक्योरिटी पे बहुत कम पैसा खर्च करते हैं, विच नीड्स टू चेंज इफ, और उसी की वजह से हमारे जो आउटकम्स हैं वो पुअर हैं। अब वही डिलेमा जो मैं आपको बता रहा था, जो अरविंद सुब्रमण्यन ने बोला था कि ये सब कुछ हटा के क्या यूबीआई कर दिया जाए। बट प्रॉब्लम है कि यूबीआई कर दोगे तो वो उसकी कॉस्ट जो होगी वो 3% से 10% ऑफ जीडीपी हो सकती है, एंड उसके अलावा उसकी वजह से खाना लोग खाएंगे नहीं खाएंगे, उसको कहीं किसी और कंजम्पशन में, अल्कोहल की कंजम्पशन में, सिम गुड्स की कंजम्पशन में यूज ना कर लें, तो दैट माइट बी प्रॉब्लमैटिक इन केस ऑफ यूबीआई। बट दैट्स अ गुड आइडिया टू रिफ्लेक्ट ऑन। Then in this section, concluding remark, you compare it to other countries. हम ब्रिक्स कंट्री से कंपेयर करते हैं, रिच कंट्री से कंपेयर करते हैं कि किस तरीके से चल रहा है, और हम देखते हैं कि हमारा जो रिसोर्स कंस्ट्रेंट है वो कम इसलिए है क्योंकि हमारा पर कैपिटा जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है वो बहुत ज़्यादा कम है। हमारे पास जो पैसे हैं वही कम है, इसीलिए हम उसकी रीच नहीं बढ़ा सकते। तो किसी तरीके से हमें सबसे पहले अपना टैक्स बेस और सरकार को अपना रेवेन्यू बेस बढ़ाना पड़ेगा, जिससे इसका रीच, आप जो स्कीम्स का रीच जो है वो आप और आगे पढ़ पाओ। सो एंड देन यू हैव स्टेट वाइज, थोड़ा बहुत स्टेट वाइज एग्जाम्पल्स वो आपके डिस्कस्ड हैं। यू कैन गो थ्रू दीज पोर्शंस टू नो what all are the suggestions that are being given here. So this is about this particular reading, which is social security measures, social security initiatives in India. Now in tomorrow's session again we'll have an online session. What we will do is we'll cover the reading of India versus China. प्रणब बर्धन की एक रीडिंग है वो करेंगे,
एंड देन ऑन वेडनेसडे अगेन वी विल डू वन रीडिंग विच इज़ ड्रेज एंड सेम. वो हमारी दोनों रीडिंग कवर कर लेगा बेसिकली. जो फर्स्ट यूनिट में एक रीडिंग छोटे से 5-6 पेजेस था और जो सेकेंड है, तो हमारा आई थिंक विल वाइंड अप ऑन वेडनेसडे. एनी क्वेश्चंस folks? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, एनीथिंग? I'll just stop the recording.